गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कंज्यूमर्स के बारे में। तो कल तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं उसको? ऑर्गेनिज्म डैट मेक देयर ओन फूड, ठीक है ना। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। जैसे उसमें एक ही कैटेगरी आएगा, क्या आएगा? प्लांट। क्या आएगा? प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब बाकी जो हम लोग जो हैं एनिमल्स से या ह्यूमन बींग से, वो सब किस पे डिपेंड रहता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं, है ना। चलो, तो आज हम लोग कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो प्लांट पे डिपेंड है। किस पे? प्लांट। प्रोड्यूसर्स को और एक टर्म कहा जाता है, क्या कहता है? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। तो कंज्यूमर्स को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ्स आर द क्या होगा? हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स पे जो डिपेंडेंट रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। तो कंज्यूमर्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है ना, कैटेगराइज किया है। तो पहला कैटेगरी क्या है? हर्बीवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस कौन होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास, ठीक है। ऐसे एनिमल जो सिर्फ क्या खाते हैं? घास खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस, ठीक है। फिर अब तुम्हारा नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या होता है? तो एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, यानी कि दूसरे जानवरों का जो मांस खाते हैं क्या कहते हैं? कार्निवोरस, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? ओमनिवोरस, ठीक है। ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस क्या होते हैं? तो एनिमल्स दैट ईट बोथ, जो दोनों खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। प्लांट्स भी खाते हैं और साथ साथ वो लोग मांस भी खाते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं ओमनिवोरस। एक टर्म है यहाँ पे पैरासाइट। क्या है? पैरासाइट। तो पैरासाइट मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे पेड़ पौधों पे क्या होता है, जैसे फंगी हो गया, देखो ना, जो फंगी जो होता है, कवक, या फिर मशरूम होता है। मशरूम देखो, तो मशरूम जो होता है प्लांट्स में निकलता है, ठीक है। तो मशरूम का प्रजाति स्पेसीज जो अलग अलग होता है, तो एक मशरूम जो है तुम्हारा प्लांट्स में भी निकलता है। तो मशरूम का जो भोजन है वो कहाँ से मिलेगा? उसी प्लांट से जिस पे वो निवास करे, जिसका शेल्टर जिस प्लांट पे वहीं से। तो जो उसे शेल्टर देता है उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो शेल्टर लिया हुआ उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि मान लो हम किसी के घर में रह रहे हैं, ठीक है, उसका घर भी यूज़ कर रहे हैं और उसका बनाया हुआ खाना भी खा रहे हैं, और उससे मेरा ग्रोथ हो रहा है, रहने के लिए जगह भी मिला और उसी के घर का खाना भी खा रहे हैं, तो हम क्या हो गया? पैरासाइट। अब वो क्या हो गया? होस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो किस में होता है? प्लांट, फंगी में होता है, या फिर वो जो मशरूम में होता है प्लांट्स के साथ, ठीक है। या फिर देखे होगे तुम लोग कभी कभी आम के पेड़ में कभी कभी पीपल का पेड़ निकल गया कहीं से। ऐसे बहुत से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा कि एक ही पेड़ में दूसरा तरह का पेड़ भी निकला हुआ, प्लांट भी निकला हुआ है, तो वो क्या हो गया? पैरासाइट। क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एग्जाम्पल, हर्बीवोरस के एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं? जितने भी घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, जिराफ, ठीक है, डियर, ये सब क्या है? हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस क्या होंगे? लायन, टाइगर, चीता, जितने भी मांस खाने वाले जानवर हो क्या होगी? कार्निवोरस। ओमनिवोरस कौन हो जाएगा? ओमनिवोरस में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग में भी 3 कैटेगरी बढ़ जाता है। कुछ लोग सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं, यानी सिर्फ प्लांट प्रोड्यूस को खाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है प्लांट प्रोड्यूस और एनिमल प्रोड्यूस दोनों खाते हैं, तो क्या हो गए? ओमनिवोरस हो गए। तो हम लोग किस कैटेगरी में? ओमनिवोरस में। इसमें कोई हर्बीवोरस है? नहीं है ना? तुम है? बकरी नहीं खाता है? हैं? गोश्त नहीं खाता है? तो बिरयानी में क्या डालता है? बिरयानी भी नहीं खाते? कुछ नहीं खाते हो? ये तुम हर्बीवोरस हो? जय गुरुदेव को मानते हो? हैं? कुछ नहीं खाता है, तब ये मान लो कि हर्बीवोरस है। लेकिन ये तो खाते होगे ना, तो मिल्क तो खाते हो, मिल्क प्रोडक्ट तो खाते होगे ना, डेयरी प्रोडक्ट जो आता है वो तो खाते होगे ना, तो भी तुम उसमें क्या है? तुम हर्बीवोरस में नहीं आओगे। अभी एक नया कैटेगरी का भोजन चलता है, वीगन। तो देखो, एक हो गया वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेज नॉन वेज खाते हो ना। फिर एक नया तरह का वीगन है। क्या है? वीगन। तो वीगन में क्या होता है कि ऐसा फूड आइटम होता है जिसमें एक भी एनिमल प्रोड्यूस नहीं होता है, एक भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ प्लांट का प्रोडक्ट होगा, तो क्या कहलाएगा? वीगन। जैसे हम लोग दूध से बना कोई चीज़ खा रहे हैं ना, तो एनिमल से मिला, ठीक है, तो वो भी नॉन वेजिटेरियन में आ सकता है, ठीक है। ऐसे माना जाता है वेजिटेरियन, लेकिन एनिमल से ही निकाला गया तो नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। लोग कह देता है कि अंडा जो है क्या है? नॉन वेजिटेरियन है, कहता है ना, लेकिन वेजिटेरियन कहा जाता है। अंडा क्या कहता है? वेजिटेरियन कहा जाता है, लेकिन वो भी तो एनिमल का प्रोडक्ट है, तो उसमें भी तो जीव होता है ना, उसमें भी क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? जान होता है।
अरे उसमें एक नया इंडिविजुअल होता है ना, उसमें भी तो इंडिविजुअल डेवलप होता है, जिससे उसका क्या चिकन निकलता है, चूजा चिक निकलता है, तो उसको भी तो मार के हम लोग खा जा रहे हैं, तो उसको कैसे हम लोग वेजिटेरियन बोल सकते हैं। चलो ठीक है, तो आगे ये समझ में आ गया कंज्यूमर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स तो सबसे पहले से पता है क्या होता है। प्रोड्यूसर्स किसे बोलेंगे? प्लांट्स को, ठीक है। अब प्लांट से ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं, चाहे वो हम लोग ग्रेन के रूप में करें, फ्रूट के रूप में करें, वेजिटेबल्स के रूप में करें, नट्स के रूप में करें, या ऑयल सीड के रूप में करें। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट को ही यूज करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट को कम यूज करते हैं। एनिमल से क्या मिलता है? बस एग, मीट और मिल्क, ठीक है, ये 3 चीज़ ही मिलता है खाने के लिए। अब तुम भले मिल्क से तुम जो भी आइटम बनाओ तो उसे क्या बोलते हैं? डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। चीज़ बनाओ, बटर बनाओ, या घी बनाओ, खोया बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, ठीक है। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? डिकम्पोजर्स के बारे में। तो हम लोग देखो, एक थिंग्स होता है ना हमारे पास आसपास, जितने भी वेस्ट होते हैं या थिंग्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है या थिंग्स जो होता है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज होता है, ठीक है, लेकिन उसको कोई डिकम्पोज करने वाले भी तो चाहिए, हैं। तो उसको डिकम्पोज करने वाला कौन होते हैं? तो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी। तो वो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को या एनिमल को, यानी सड़े गले जो प्लांट होंगे या मरा हुआ कोई जानवर, उसको हम लोग कहीं फेंक देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? उसको धीरे धीरे खाता है, ख़त्म करता है, ठीक है ना। ख़त्म करता है, धीरे धीरे खा के उसको रिप्लेनिश करता है। क्या करता है? रिप्लेनिश किसको करता है? तो नेचुरल रिसोर्सेज को। किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करना मतलब फिर से भरना। क्या होता है? फिर से भरना, यानी कि जब हम पत्ता सब जब जमा कर देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, कुछ दिनों बाद देखेंगे तो वो गल के किसका रूप ले लेता है? मिट्टी का रूप ले लेता है, ठीक है। और उसको गलाने में मदद कौन किया? तो बैक्टीरिया किया। तो यानी किसका काम किया? डिकम्पोजर का, ठीक है। स्कैवेंजर भी आते हैं, स्कैवेंजर जैसे कि गीद, चील, सियार वगैरह जो आता है सब, ठीक है। और सियार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जयकाल, ठीक है। तो जयकाल वगैरह वो सब स्कैवेंजर में आते हैं, जो मांस को क्या करते हैं? खाते हैं। उसको डिकम्पोज करने में भी मदद कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। बाकी उसको मिट्टी के रूप में बदलने में कौन मदद करेगा? तो बैक्टीरिया और फंगी। तो उन्हें क्या कहेंगे? डिकम्पोजर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिकम्पोजर कहेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन क्या होता है? जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है एक दूसरे से डिपेंडेंट है। उनका काम जो उनका फीडिंग हैबिट जो है, जो फीड कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना, इंटरडिपेंडेंट है। जैसे ये मान लो कि हर्बीवोरस है, वो क्या खाएगा? प्रोड्यूसर से ग्रास खाएगा, ठीक है। फिर ये कार्निवोरस जो है ये हर्बीवोरस को खाएगा, ठीक है। फिर ओमनीवोरस जो है वो दोनों को खा सकता है। तो इससे क्या बन रहा है? एक फूड चेन बन रहा है। जैसे यहाँ पे ले लो कि एक डियर ले लेते हैं, डियर क्या खाएगी? ग्रास को खाएगी। फिर टाइगर खा लेंगे तो टाइगर किसको खाएगा? डियर को खाएगा। तो इस तरह से क्या बन रहा है? फूड चेन बन रहा है। क्या बन रहा है? फूड चेन, ठीक है। तो इसे क्या हो सकता है कि फूड चेन रेफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स, ठीक है, इन ए सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। दिस बायोटिक ग्रुप्स आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। यानी कि बायोटिक ग्रुप जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। सीक्वेंस वाइज वो एनर्जी क्या करते हैं? एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो ग्रास से एनर्जी ले लिया, फिर उसको खाएगा तो टाइगर को एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? फूड चेन कहलाएगा, ठीक है। फिर आगे तुम्हारा क्या है? एक टर्म आता है यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल। क्या आता है? ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रहा है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। तो जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसी लेवल, उसी जगह को, उसी प्लेस को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या ले सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स जहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स वेयर क्या लिखा है? वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। जहाँ पे जो ट्रांसफर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वही जगह क्या कहलाएगा? ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स में सनलाइट के कितना % कैप्चर होता है? 1%। ग्रीन प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो सनलाइट क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो कितना % करते हैं? 1%, ठीक है। और फिर आगे देखो, जब इनको हम लोग ये जो प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? जो पहले बार कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को, यानी डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा? टाइगर, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर, तो यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी जो होता है ना 10% ही ट्रांसफर हो पाता है। कितना % ट्रांसफर होता है? 10%। बाकी का जो 90% ट्रांसफर एनर्जी होता है वो जो जिसके पास है वो खुद कंज्यूम करता है अपने ग्रोथ के लिए। क्या करता है? अपने ग्रोथ के लिए। मान लो कि प्लांट जो उसके पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है,
1000 किलो जूल एनर्जी है, तो उसका 10% ट्रांसफर हो जाएगा किस में, प्राइमरी कंज्यूमर इन डीयर में। बाकी 90% जो वो प्लांट के पास खुद रहेगा वो अपने ग्रोथ के लिए यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इसका 10% जाएगा, ठीक है। और जब टेरिटरी कंज्यूमर्स में हम लोग आएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग को कितना मिलेगा, 1 किलो जूल, यानी उसका 10% मिलेगा। यानी कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो 10% ही ट्रांसफर हो पा रहा है, बाकी का 90% क्या हो रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है उस ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना। तो 10% क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्या होता जाएगा, हो गया। तो बताओ यहाँ तक तुम लोगों को क्या क्या समझ में आया, कंज्यूमर्स, फूड चेन्स, ट्रॉफिक लेवल या एनर्जी कैसे मतलब ट्रांसफर हो रहा है, कितना % एनर्जी मिले, सब क्लियर हुआ तुम लोग का, हाँ समझ में आया है। ठीक है, चलो फिर अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अभी कल तो आधा पार्ट हो गया था इसका, कल तुम लोग एब्सेंट कर दिए थे क्लास को, आज यहाँ तक कर लिए। फिर आगे आएगा कि इन्वायरमेंट में चेंज क्या क्या आता है, जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, ओजोन लेयर में छेद कैसे हो जाता है, ठीक है, क्या वजह है कि ओजोन लेयर में छेद हो जाता है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलो, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, किसके बारे में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो हम लोग को ये पता है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इकोसिस्टम को बनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे बहुत सारे गलतियों की वजह से, जैसे पानी का यूज ज़्यादा करना, डिफोरेस्टेशन की वजह से, ठीक है, नदी नालों में कचरा फेंक करके, केमिकल फैक्ट्री का जो केमिकल वेस्ट होता है उसको डिपोजिट कर करके बहुत सारे हम लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। उससे आगे चले क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट हो रहे हैं, बहुत तरह की बीमारियाँ आएगी, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में कोरोना आया था, ये सब एक प्रदूषण का ही कारण है, ठीक है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और बीमारियां फैला रहे हैं, ठीक है। और हम लोग गंदा पानी पिएंगे तो गंदे पानी पीने से कॉलरा, जॉन्डिस, डायरिया तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। और जैसे मान लो पानी हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो उसमें मलेरिया वाले मच्छर पैदा हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड करेंगे पानी को। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत सारे आ सकती हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ होता है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन फैलने का कारण तो सबको पता होगा, ठीक है। पॉल्यूशन भी अलग अलग तरह का है, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो अलग अलग तरह के पॉल्यूशन जो है हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने कंज्यूमर्स हैं वही लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल चीज़ों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि पहले ऑर्गेनिक तरीके से खेती होता था तो जो कितना क्रॉप जो होता था कम होता था, फसल से जो जितना ही प्रोडक्शन होता था, वीट का, राइस का, जो भी ग्रेन है, फूड ग्रेन का कम होता था। लेकिन आज हम लोग केमिकल के यूज़ से उसको 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन उस अनाज को खाने से भी हमारे शरीर में उतना ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहले के लोग देखो 80 साल तक जीवित रहते थे ना, तो एकदम हट्टे कट्ठे रहते थे। अभी हाल फिलहाल मेरे स्कूल में एक आए थे आदमी, ठीक है, वो बता रहे थे कि वो अभी 85 साल के हैं, लेकिन देखने से लगता नहीं था कि वो 85 साल के हैं। अब इतने हट्टे कट्ठे हिस्ट पुष्ट आदमी है। अभी हम लोग का जो जनरेशन चल रहा है ना, वो 60 साल तक जाते जाते एकदम बुढ़वा हो जाएगा, झुल जाएगा, ऐसे कुबड़ा हो जाएगा, ऐसे चमड़ा उमड़ा स्किन झुल जाएगा, क्योंकि हम लोग केमिकल खा रहे हैं, ठीक है। और हम उनके शरीर के अंदर जो ताकत था ना, जो एनर्जी था, वो हमारे अंदर अभी नहीं है। वो अभी भी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर साइकिल चला के अप डाउन कर लेंगे, लेकिन हम लोग सभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आराम की ज़िंदगी को जी रहे हैं। बाइक चाहिए जाने के लिए, बाज़ार भी जाना है तो बाइक चाहिए ना, है। और फिर बाइक भी कब तक चाहिए, जब तक काम नहीं करना है, घूमना है। और जब काम करना होगा तो बाइक भी नहीं चाहिए। भाई कौन काम करेगा, हम नहीं जाएंगे, बाइक हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, एक है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओजोन लेयर होता क्या है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में सब लोग जानते हैं। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, बताओ कोई, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। देखो सब लोग पढ़ते आता है, लेकिन उसको ना सीख नहीं पाता, इसीलिए भूल जाता है। सीखोगे समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जैसे यहाँ हमारे आसपास क्या है, हवा है। जैसे मान लो कि हम लोग किसके अंदर बैठे हुए हैं, घर के अंदर, रूम के अंदर, तो ये जो कवरिंग पार्ट है ना, ये जो हमें किससे बचाएगा, धूप, बारिश, ठीक है, ठंडा यानी रैन से, कोल्ड से, हॉट से, ठीक है, समर सीजन से, हीट से, सबसे बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हमारे लिए कंबल की तरह काम कर, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है ना। उसी तरह से एटमॉस्फेयर जो है वो पृथ्वी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करता है। एक क्या है, चारों तरफ से हवा के आवरण से घिरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि हवा का एक कंबल है, क्या है, कंबल जैसा है जो पृथ्वी को घेरे हुए,
ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी लेयर ऑफ एयर भी बोल सकते हैं या ए ब्लैंकेट ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर जो है वो इसको कैटेगराइज किया 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के सतह से, यानी पृथ्वी पे जो ओशियन है, तो हम लोग ऊंचाई जब भी मापते हैं ना तो ओशियन के लेवल से मापते हैं। ठीक है, जैसे बहुत जगह पे तुम लोग जाओगे तो स्टेशन पे देखना लिखा रहेगा कि ये स्टेशन जो है समुद्र तल से ऊंचाई इसकी इतनी है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ आंकड़ा दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा कितना ऊंचा है। तो ऊंचाई हमेशा किससे मापा जाता है? समुद्र तल से। ठीक है ना, सी लेवल से। तो सी लेवल से 0 से 12 किलोमीटर के ऊपर कौन सा लेयर है? ट्रोपोस्फेयर है। क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर जो 12 से 50 किलोमीटर तक है। कितना तक है? अगर हम लोग यहाँ से 12 से 50 किलोमीटर के हाइट तक जाते हैं ना तो कौन सा लेयर मिलेगा हमको? स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। किसका? एटमॉस्फेयर का। ये एटमॉस्फेयर का लेयर है। अगर उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में जाएंगे तो कौन सा लेयर मिलेगा? मेसोस्फेयर। ठीक है, और उससे ऊपर जाएंगे 80 से 700 यानी 700 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या मिलेगा? थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ये सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, तो हमारा ओजोन लेयर जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पाया जाता है ओजोन लेयर? किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। किस में मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, अब ये जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो हमारे सन के अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। किससे बचाता है? सन के अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। उसको बोलते हैं हिंदी में पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अगर वो रे अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो वो रे जो है डायरेक्टली हमारे शरीर पे पड़ेगा, बॉडी पे। उससे क्या होगा? हमें स्किन कैंसर होता है। क्या होता है? स्किन कैंसर होता है, और भी तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब क्या रिएक्शन करेगा वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा ना। ये कॉमन बीमारी क्या है? एक स्किन कैंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या एक कौन सा लेयर हो गया? प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, ओजोन लेयर। अब इसमें डिप्लेशन का कारण क्या है? मतलब ओजोन लेयर में कहीं अभी बहुत पहले से हम लोग न्यूज़ सुनते आ रहे थे ओजोन लेयर में कहीं छेद हो गया, होल हो गया। ठीक है, सुनते आ रहे थे ना। तो उसमें होल होने का रीज़न क्या है? तो होल होने का रीज़न है प्रदूषण का बढ़ना, पोल्यूशन का इंक्रीज होना। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है। इसमें ओजोन लेयर बना किससे है? तो ओजोन लेयर किससे बना है? ऑक्सीजन से। किससे बना है? ऑक्सीजन से बना है पूरा। ठीक है, जो O3 है। क्या है? O3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। तो ऑक्सीजन जब कितना है? 1800 एमस्ट्रॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं? एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, अब ये क्या है? 2000 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या होगा? ये O2 जो स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, सिंगल बन गया। तो सिंगल हो गया तो हो गया क्या हो जाएगा? ये सिंगल हो गया ये ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन जो है एक स्प्लिट हो गया ना, फिर दूसरे ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? O3। तो O3 जब बनता है तो क्या बन जाता है? ओजोन बन जाता है। ठीक है, और इसके डिप्लेशन का कारण क्या है? पोल्यूशन है। ठीक है, डिप्लेशन का कारण है तुम्हारा एक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके यूज से जो है जितना यूज करेंगे उतना ही क्या करेगा? पोल्यूशन को इंक्रीज करेगा, और इसके रिएक्शन की वजह से ओजोन लेयर में जो है डिप्लेशन आएगा, उसमें होल हो सकता है। होल होगा तो सूरज की जो खतरनाक किरणें, जहरीली किरणें, रे हैं, वो हमें क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो एक है इनर्ट केमिकल। क्या है? इनर्ट केमिकल। जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं घर में, फायर इंस्टिगेटर यूज करते हैं, जैसे आग लगता है तो बुझाते हैं, जो पाउडर आता है। ठीक है, उसमें इस तरह का केमिकल पाया जाता है, फ्रेऑन। क्या कौन सा केमिकल पाया जाता है? फ्रेऑन केमिकल पाया जाता है, जिससे क्या होता है? पोल्यूशन फैल सकता है। कार्बन फ्लोरो का ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जो है बढ़ सकती है। ठीक है, तो वो उसका कारण हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि क्लोरीन का अगर एक एटम है, तो वो ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। 1 लाख मॉलिक्यूल्स क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। क्लोरीन का सिर्फ एक एटम। ठीक है, अब जितना ज़्यादा क्लोरीन अवेलेबल होगा एटमॉस्फेयर में, उतना ज़्यादा ओजोन के लेयर को नष्ट करेगा। ठीक है, तो उसके यूज़ को कम करना है। अब इसके यूज़ को कम करने के लिए UNEP, ठीक है ना, जिसका क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो है एक क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया। क्या चलाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया। कब? 1986 में। कब चला गया? तो जिसमें कि ये बताया गया कि हमें CFC का जो है प्रोडक्शन जो है कम करना है। क्या करना है? CFC का प्रोडक्शन कम करेंगे तो हम ओजोन लेयर क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा क्या? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से हो रही हैं, ओजोन ओजोन लेयर में छेद क्यों हो सकता है, डिप्लेशन क्यों हो रहा है ओजोन लेयर में, और उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है।
ठीक है। मतलब ज़्यादा मेनली बेसिकली ये चीज़ें हैं कि पोल्यूशन को हम जितना कम कर सकेंगे उतना इकोसिस्टम को बनाए रखेंगे। इकोसिस्टम को बनाए रखेंगे तो सब कुछ सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। बस यही सब चीज़ें हैं। अब आएगा तुम्हारा गार्बेज डिस्पोजल। क्या आएगा? गार्बेज डिस्पोजल। घर में जो कचरा होता है तो उसको हम लोग कैसे कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको नष्ट कर सकते हैं, बताओ, एनी आइडिया? एक तो होगा लैंड फिलिंग। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि कचरा को एक जगह क्या करेंगे, जमा करते जाएंगे। पूरे गांव का जो भी कचरा है, एक सोसाइटी के कम्युनिटी का जो भी गार्बेज है उसको एक जगह जमा करेंगे, ठीक है। फिर उस कचरे को उठाएंगे और जहाँ पे गड्ढे वाला ज़मीन है, ज़मीन तो इवन नहीं होता, अनइवन होता है, कहीं गड्ढा कहीं ऊँचा कहीं प्लेन ऐसे होता है ज़मीन, ठीक है। तो जहाँ गड्ढा है तो उसको वहाँ ले जाके क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट कर देंगे तो वहाँ का एरिया जो लेवल आएगा बराबर होगा। फिर उस पर से मिट्टी डाल दो, कचरा भर दो, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दो, ठीक है। अगर वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो तो वो भी तो कुछ दिनों में सड़ गल के क्या हो जाएगा, मिट्टी का रूप ले लेगा। तो हमारा घर ये जो जिसमें हम लोग का कोचिंग है ना, यहाँ पे कचरा जमा होता था पहले। कभी तुम लोग बचपन में आए होगे इधर कभी घूमने के लिए, चाहिए तो थामे का ये देखा होगा, है ना। तो ये जो मंदिर है बगल में, यहाँ इस मोहल्ले का सारा कचरा, यहाँ पे गोबर प्लास्टिक जितना भी वेस्ट आता था ना, सब यहाँ पे जमा होता था, ठीक है। आज देखो यहाँ पे ये 4 फ्लोर्स का कितना बिल्डिंग खड़ा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड फिलिंग का यूज अच्छे से किया गया है। नहीं गलता है तो दब गया ना, दब गया तो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर दे, क्या दिक्कत है। अगर खेती करने के लिए करते तो खेती नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो जो खेती करने के लिए ज़मीन जो है क्या उपयोगी नहीं, यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी जो डिक्रीज हो चुकी है, बंजर हो गया है, तो खेती नहीं हो पाएगा। लेकिन घर बनाने के लिए तुम्हारे लिए सेफ है, घर बना के रह सकते हैं। देख रहे हो, तो यहाँ पूरा कचरा के ढेरी लगता था यहाँ पे, और आज ये ज़मीन के देखो कि सोने के भाव से भी महंगा बिकेगा, हैं, बिकेगा ना। आज इसका वैल्यू कितना हो गया है अभी, कितना 50 लाख तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने में लगा है, 30-40 लाख। अब बेचेगी, अगर बेचेगा जिसका है वो बेचेगा तो कम से कम 60-70 लाख में बेचेगा, उसका डबल कर ही क्या ना बेचेगा, तो वैल्यू इंक्रीज होगा कि नहीं हो गया। आज से 5 साल बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, करोड़ों में चला जाएगा, करोड़ों में चल जाएगा, 5 करोड़ 10 करोड़ में बिकेगा यही ज़मीन, यही बिल्डिंग अगर बाद में। तो लैंड फिल का हम लोग गार्बेज से भी लैंड फिल कर सकते हैं, उसको उपयोगी बना सकते हैं जगह को। लेकिन वो किस लिए होगा, सिर्फ कुछ वहाँ बनाना है, बिल्डिंग्स बनाने तब। अगर खेती करने वाला जगह है तो लैंड फिल करने से बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। खेती करने लायक वो जगह नहीं रहेगा कचरे की वजह से, ठीक है। अब दूसरा चीज़ आएगा तुम्हारा कंपोजिट बनाना। क्या करना, जैसे मेन्योर बनाया जाता है, जैसे जितना भी घरेलू वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसको डिकम्पोजिशन किया जाता है, एक गड्ढा खोदो, गड्ढा खोद करके उसमें भर दो, ठीक है। कुछ दिन बाद उसको निकालो, वो देखना सब मिट्टी का रूप जैसे ले लेगा, राख जैसा हो जाएगा, धीरे धीरे धूसरा हो जाएगा वो, ठीक है। उसको ले जाके खेतों में छींट दो, ठीक है। तो मेन्योर का काम करेगा, वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा हमारे खेतों में, ठीक है, ठीक है। अब तो और क्या हो जाएगा, एक हो गया क्या तुम्हारा लैंड फिल हो गया। एक उसके बाद से 3R का यूज किया जाता है। 3R का यूज पढ़े हो, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। क्या होता है, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। यानी जो भी चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये पर्दा यहाँ पे टंगा हुआ था, ठीक है। आज ये पर्दा का कोई यूज नहीं, पर्दा नहीं लगा हुआ है, तो आज ये कपड़ा को हम लोग कहीं फेंक देंगे तो कचरा फैलाएगा। लेकिन इसी कपड़े का यूज किसी तरह से कर लें, जैसे मान लो कि बेंच पोंछने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बेंच को साफ़ करने के लिए, तो इसका कहीं नहीं ना गया, इसको धोकर फिर रख देंगे, फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रीयूज कर लेना, ठीक है। अब रिड्यूस करना मतलब क्या होता है, जिसका जितना यूज है, अगर ज़्यादा नुकसान दे तो उसको यूज को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब एक होता है अब हो गया रिसाइकल। क्या होता है, रिसाइकल। जैसे मान लो कि पेपर हमारे घर पे आया, उसको हम लोग पढ़ लिए, उसका यूज खत्म, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद उस पेपर का क्या करेंगे, फेंक देंगे, जला देंगे या स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो उसको रीयूज कैसे करेंगे, तो पेपर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे तुम पेन स्टैंड बना सकते हो, ठीक है। या कुछ डिज़ाइन लड़की सब डिज़ाइन बन करके उसको घर में सजाने डेकोरेशन करने लायक चीज़ें बना सकती है, तो वो कुछ दिन तक, लंबे समय तक उसका यूज हो सकता है, जब तक वो सड़ गल नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा रीयूज। क्या हो जाएगा, जैसे जितने भी प्लास्टिक का बोतल जो आता है, जिसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो प्लास्टिक का बोतल जो है बिक जाता है, 8 रुपये 10 रुपये किलो पे बिक जाता है। क्यों बिक जाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का बोतल जाएगा फैक्ट्री में, फिर से उसको गलाया जाएगा, ठीक है, मेल्ट करके फिर से उसको नया बोतल बनाया जाएगा। तो वो प्लास्टिक जो है कहीं ख़त्म नहीं किया गया, उसको रीयूज कर लिया गया, फिर से नया प्रोडक्ट तैयार कर लिया गया उसका। उसी तरह लोहे का भी होता है, लोहा भी बिक जाता है। क्यों बिकता है,
क्योंकि उसको गला करके फिर से नया लोहा हम लोग निकाल सकते हैं। सोना भी कभी रीयूज हो जाता है। सोना क्यों बिकता है? क्योंकि सोना गला करके फिर से सोने का नया गहना बना सकते हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारा रीयूज। तो रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, इन 3 चीज़ों को यूज करके हम लोग लंबे समय तक क्या करते हैं, एक ही चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल करना मतलब एक सामान से दूसरे सामान को प्रोडक्ट करना, तैयार कर देना। जो सामान यूज हो चुका है उसी का कुछ नया तरीके से इन्वेंशन कर देना ताकि उसका यूज और भी हो सके। ठीक है, और रीयूज का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ को बार बार यूज करना। क्या करना? जैसे मान लो कि घर में मान लो कोई बड़ा भाई है, हम छोटे हैं, तो उसके लिए जो ड्रेस खरीदाता था बचपन में, ठीक है, जब वो थोड़ा लंबा हुआ, उसका छोटा हो गया, तो वही कपड़ा हमको पहना दिया जाएगा। है, पहनाया जाता है ना कि तुम पहन लो बाबू, तुम में हो जाएगा, और मेरे लिए तो नया है, हम तो खुशी रहेंगे, है ना। तो इस तरह से रीयूज होते रहेगा, मतलब वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों, यही सब चीज़ें था कि हमारे इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें घर से और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और एग्जाम के लिए, एग्जाम में इस चैप्टर से तो आने ही वाला है क्वेश्चन, तो इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करो पढ़ के, फिर जो भी डाउट होगा आना क्लियर कर लिया जाएगा बात करके, डिस्कस करके। ठीक है।